जिसका हम सबको बेसब्री से इंतजार था, हम सुनना चाहेंगे हमारे माननीय पटेल साहब को। उससे पहले कुछ पंक्तियों द्वारा, क्योंकि सारे एडजेक्टिव्स मेरे लिए खत्म है, तो कुछ पंक्तियां बची है मेरे लिए। सर, as you move ahead to ventures new, we honor to felicitate your elevation due. Your wisdom and expertise will miss, but we wish you every future bliss. The bonds at Paradeep your honor has shaped. The bonds at Paradeep your honor has shaped through trials and triumphs you have gained. May the new path bring you a great cheer. May the new path bring you a great cheer. Sir, though you are parting, you'll always remain near. We thank you for the blessings you showered, the achievements, the targets, the goals you conquered. We thank you for the blessings you showered, the achievements, the targets, the goals you conquered. We all wish you many more bright days ahead. For in our hearts at Paradeep, you'll always be the best. You'll always be the best. तो सर के लिए जोरदार तालियां। इन पंक्तियों द्वारा अब हम आमंत्रित करेंगे हमारे ऑनरेबल पटेल सर को। जोरदार तालियों से गड़गड़ाहट करनी चाहिए सर, क्योंकि हम सबको आशीर्वाद प्रदान करें। जय जगन्नाथ। मंचासीन मेरे प्रिय साथी श्री टी.के. महापात्र जी, श्री के. मोहन राव जी, इफको ऑफिसर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट श्री S.K. जैना जी, इफको ऑफिसर्स एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी श्री सत्यजीत खूंटिया जी, इफको एम्प्लॉयज यूनियन के प्रेसिडेंट श्री प्रशांत कुमार स्वाई जी, इफको एम्प्लॉयज यूनियन के सेक्रेटरी श्री T.R. कोहान जी, यहाँ उपस्थित सभी की ऑफिशियल्स, इफको एम्प्लॉयज यूनियन एवं इफको ऑफिसर्स एसोसिएशन के सभी पदाधिकारीगण और मेरी प्यारी इफको पारादीप इकाई की सारी सम्माननीय महिलाएं एवं प्यारे दोस्तों, इस मंच से आज तक मैंने बहुत सारे विदाई समारोह देखे हैं। हमारे कर्मठ साथी जब अपना सुपर एनिमेशन के टाइम विदाई लेते हैं, वो यहां बैठते हैं, उनके साथ मैं भी बैठता हूं, और जब हम उनको विदाई करते हैं तो उनके दिल में आप सबके प्रति किस प्रकार की स्नेह की जो भावना है होगी, उनके यहाँ पर इफको पारादीप के साथ जो एसोसिएशन रहा होगा, उसका पूरा जो कि उनका स्मरण होता है मन में फ्रॉम द डे 1 टिल द डेट ऑफ रिटायरमेंट, वो कैसे सोचते होंगे। अब मुझे पिछले 3-4 दिवस से ऐसे ही कुछ अनुभव हो रहे हैं। सन 2012 में जब मैं अमेरिका में था और इट वॉज 31 मई ऑफ 2012, मुझे ये समाचार मिला कि मेरा ट्रांसफर हो गया है और मुझे पारादीप जाना है ज्वाइंट जनरल मैनेजर। तो पहले तो मुझे लगा कि मेरे पांव थोड़े से धरती खिसक गई, क्योंकि 2005 के एंड में और 2006 में करीब 4.5 महीनों के लिए मैं 2 स्पेल्स में यहां पर आया था, प्लांट को नजदीकी से देखा था। मैं जानता था कि यहां पर बहुत सारी चैलेंजेस हैं। सबसे ज्यादा मुझे उस बात का डर था, क्योंकि मेरे रहते हुए मैंने ये देखा था कि किसी का हाथ बैगिंग प्लांट में कट के चला जा रहा है, तो कोई C5 कन्वेयर से नीचे गिर जा रहा है,
या कहीं कोई ऐसी चोट आ रही है किसी को कि जिसके कारण 10 स्टिच लग गए, किसी को 15 स्टिच लग गए। पूरा मुश्किल हालात में था उस समय में। तो 2012 में जब आने का निर्णय टॉप मैनेजमेंट ने लिया तो तब मैंने कुछ समय के लिए मन में सोचा कि मैं इस इकाई को ज्वाइन जैसे ही करूं और तुरंत मैं यहां से वापस लौट जाऊं। मैं आया अक्टूबर 2012 में, क्योंकि तब तक मेरा पीरियड जो था वो वहां ओमान में सर्विस का था। तो वो सर्विस पीरियड मेरा ओमान में जैसे ही खत्म हुआ तो मैं 18 अक्टूबर 2012 को यहाँ पर पहुंचा। मैं आया इसीलिए था कि भगवान जगन्नाथ जी महाप्रभु का नाम सुना, हर जगह पे भगवान की बहुत सारी लीलाएं, उनकी कथा सुनी हुई थी। तो मैंने सोचा था कि सपत्नीक प्रभु के दर्शन पाऊंगा और फिर यहाँ से रिजाइन करके वापस चला जाऊंगा, क्योंकि मेरे पास ओमान में 3 कंपनियों के ऑफर्स अवेलेबल थे। आज मैं हमारे परम आदरणीय के.एल. सिंह साहब को याद कर रहा हूं कि जब मैं उनको मॉर्निंग में गेस्ट हाउस में उनके सूट नंबर 2 में कमरे में जाकर के मिला। इट वॉज मॉर्निंग 6 o'clock। मैं अपने हाथ में रेजिग्नेशन लेटर लेके गया। कमरे के अंदर जाने से पहले मैंने उसको छुपा करके जेब में रख लिया कि कहीं साहब तुरंत कहीं देख करके कुछ पूछ न बैठे, क्योंकि हिम्मत इकट्ठी करनी थी। 2-4 इधर उधर की बातें करके मैंने हिम्मत इकट्ठी करके साहब को जब ये बताया कि साहब यदि आपकी अनुमति हो तो मैं इनको से विदाई लेना चाहता हूं। जैसे मेरे मुंह से शब्द निकले, साहब ने मेरी तरफ उठ के देखा। मुझे लगा कि कुछ गलत हो गया। फिर भी मैंने अपनी हिम्मत जुटाई, जेब में हाथ डाला। वो रेजिग्नेशन लेटर जो मेरे हाथ में था मैंने उस समय गांधी साहब को नहीं दिखाया था। गांधी साहब हमारे मिनिस्टर थे, लेकिन मैंने कहा कि सर यदि आप परमिट कर दें तो ये लेटर मैं लेकर के साहब के पास जा करके उनसे अप्रूव करा करके मैं आपके पास आना चाहूंगा। तो मैं आपको पिता उस दिन और वो घड़ी मुझे जिंदगी भर के लिए याद रह जाएगी। क्यों? क्योंकि उस समय मुझे साहब ने क्या शब्द कहे। उन्होंने मुझे ये कहा कि तू कहां जाना चाहता, ओमान जाना चाहता, वहां विदेशियों के साथ रहना चाहते हो, वहां पैसे इकट्ठे करना चाहते हो कमा। जरा अपने बच्चों को तो पूछ लो, उनको आपके पैसों की जरूरत है क्या? आप वहां जाकर गुलामी करोगे। वहां सेकंड सिटीजन की तरह इंडियंस को ट्रीट करता है। जब हम लोग के प्रमोशन की बात होती है, हम लोगों के बेनिफिट्स की बात होती है, तो जब हम विदेश में जाते हैं तो वहां पर जो वहां के नेशनल्स होते हैं उनको प्रायोरिटीज दी जाती है, इंडियंस को सेकंड प्रायोरिटीज दी जाती है। तो उन्होंने कहा कि आप क्या वहां गुलाम बनकर जाना चाहते हो? अरे यहां रहो, राजा बनकर जियो। इसमें बिल्कुल अतिशयोक्ति नहीं है। पूर्णतः जो शब्द के.एल. सिंह साहब ने यूज किए थे आज मैं आपके सामने रख रहा हूं। पता नहीं, मैंने तुरंत ही अपने मन को बदल लिया। साहब ने अपने हाथों से उस कागज को फाड़ के फेंक दिया और एज अ डायरेक्टर टेक्निकल मुझे अपने हाथों से चाय बना करके अपने बगल में बिठा करके पिलाई। मेरी आंख में आंसू थे। आंसू इसलिए नहीं थे कि उन्होंने मेरे रेजिग्नेशन लेटर को फाड़ दिया, लेकिन आंसू इसलिए थे कि वो डायरेक्टर टेक्निकल के दिल में मेरी कितनी बड़ी जगह है कि उन्होंने मुझे पसंद नहीं था लेकिन मुझे सच्चा रास्ता दिखाया। शायद वही भगवान जगन्नाथ जी की कृपा रही होगी, वही उनके आशीर्वाद रहे होंगे कि मैं दर्शन करके भगवान के आया हूं और यहां पर मुझे रहने का आदेश हो। चैलेंजेस हमारे इकाई में बहुत थी। उस समय हमारे साथ जेजीएम मैकेनिकल में 2 हम लोग जेजीएम थे, जैसे आज विनोद जी और ए.के. दास जी मैकेनिकल की धुरा संभाले हुए हैं।
वैसे हम लोग भी तो जेजीएम मैकेनिकल थे, आके जैन साहब दूसरा में, और हमारे ऊपर जेजीएम मेंटेनेंस नहीं, सीनियर जीएम मेंटेनेंस हुआ करते थे AK सिंह साहब। पर मैं देखता था कि सुबह से लेकर रात तक हम तीनों परेशान रहते थे। बॉयलर्स में मेरे साथी यहाँ पर कुछ बैठे हुए हैं, मैं जानता हूं कि एक भी सैटरडे या संडे, एक शनि रवि को अगर एक बॉयलर कहीं किसी तरह से परेशानी करके गया तो दूसरे सैटरडे संडे में दूसरा बॉयलर परेशानी। लगातार बॉयलर को यदि हम 15 दिन तक चला लें तो हमें यह लगता था कि अरे वाह, बॉयलर बहुत अच्छा चल गया। ये तकलीफ थी उस समय में। प्लांट में, DAP प्लांट में आप देखिए ग्रेजुएटर, ड्रायर्स, यहाँ पर मंगल मूर्ति जी बैठे हुए हैं। हम देखते थे कि ये कैसे जहां साहब थे। हम लोग क्या हमेशा देखते थे कि 500 टन का जैक चाहिए, 100 टन का जैक चाहिए, 200 टन का है साहब, इससे बड़ा जैक नहीं है। और जैक भी काम नहीं कर रहा, उसका सील लीक कर जाता है, उसका ऑयल सील फट जा रहा है, पता नहीं कैसे होगा। अब ये ड्रायर को उठाना है, रोलर निकालना है, हर सुबह शाम महीने में 1-2 बार तो जरूर ये होता है। फिर पता चले किसी की उंगली दब गई, किसी का कुछ छोटी मोटी चोट आ, तो परेशानियां बहुत थी। सल्फ्यूरिक एसिड प्लांट में कभी टावर लीक हो जाना, कभी टावर की ब्रिक लाइनिंग का गिर जाना, कभी बॉयलर लीक हो जाना, कभी टरबाइन का प्रॉब्लम आ जाना, टरबाइन चले ही नहीं। सल्फर बर्नर्स जो हमारे ग्लो बर्नर्स थे, वो बर्नर्स फेल हो जाना। बाईपास डक्ट जो थी वो हर दिन, वीक में 15 दिन, महीने में लीक हो जाएगी और फिर 1.5-2 महीने में लोग कहते थे बड़ी खुशी से, त्रिपाठी जी को अक्सर मैं पूछता रहा, त्रिपाठी आज कैसा है सुबह हमारा? त्रिपाठी जी कहते साहब प्लांट धुआंधार चल रहा है। तो मैं सोचता धुआंधार चल रहा है, प्लांट का के देखता था कि चारों तरफ सल्फर डाइऑक्साइड का धुआं फैला हुआ है। बहुत तकलीफ होती थी। आप एक बात जान लीजिए कि जब हम अपनी परेशानियों को लेकर के खुद नहीं सोचेंगे, लेकिन अगर हम किसी और के पास जाते थे, जैसे हम उस समय में कंसल्टेंट के पास गए, हमको उन्होंने 17 करोड़ रुपया का एक बड़ा बहुत सुंदर पैकेज बना के दिया कि बाईपास डक्ट की पाइपलाइन जो डक्ट वर्क है उसका मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन चेंज कर दीजिए, उसमें इस प्रकार के डैम्पर्स खरीद लीजिए। श्रीनिवासु होगा यहाँ पर, श्रीनिवासु इतने पैसे लगा करके बाईपास डक्ट को मॉडिफाई करने के लिए बोला गया। हम बड़े दंग रह गए, कह रहे ये सब कैसे हो सकता, लेकिन फंड भी चला। एक इवनिंग में ऐसे ही आइडिया आया हम लोगों को कि इंसुलेशन निकाल देते हैं, उसको ठंडा होने देते हैं, उसका थर्मल एक्सपांशन होना बंद कर देते हैं। और अतुल या बेलोज करके एक पार्टी थी, उसको बोला 4 दिन के अंदर में बेलो बना करके उन्होंने भेज दिया। और जब बेलोज लगा दिया, वेट हो गया, सब हो गया, प्लांट एकदम स्मूथ। तो कंसल्टेंट्स के पास नहीं जाकर के हमारे पास इंटरनल टैलेंट, ये तो मैं एक एग्जांपल बता रहा हूं, लेकिन हमारे पास आज की डेट में मुझे बड़ा गर्व है कि जितने भी हमारे यंग इंजीनियर्स हैं, 2005 या 6 में जो लोगों ने ओसवाल केमिकल्स फर्टिलाइजर्स में आए, जो 4-5 साल के उस समय हो चुके होंगे, शायद 2000 के साल से आए होंगे, 2004-5 तक। और जो ग्रेजुएट इंजीनियर्स को ओसवाल साहब ने सिलेक्शन किया था, मैं समझता हूं कि इतना सुंदर सिलेक्शन शायद आज हम इसको आज वो लोग कोई सीनियर मैनेजर पद पर है, ज्यादातर कोई चीफ मैनेजर है या कोई सीनियर मैनेजर बनने की कतार पर, लेकिन इनका कंट्रीब्यूशन प्लांट की डेवलपमेंट के लिए, प्लांट की रिलायबिलिटी बढ़ाने के लिए, हमारे उत्पादन को बढ़ाने के लिए, हमारी एनवायरमेंट प्रोटेक्शन को इंप्रूव करने के लिए, हमारे सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को अच्छा करने में उनका बहुत बड़ा योगदान। मेरे पहले जो भी साथियों ने बताया, महापात्र साहब ने भी बताया, जो कि एक रिकॉर्ड्स मुझे अभी दिखा भी रहे थे कि टेबल बना करके पूरा गिनती करके कैलकुलेटेड फिगर्स उनके पास थे, दोज वर द फैक्ट्स। लेकिन जो भी फैक्ट्स है या जो भी चीजें हैं, मेरा उसमें केवल कुछ काम नहीं, मेरा केवल एक ही काम था कि स्टीयरिंग पे बैठ जाओ और गाड़ी चला लो। लेकिन उस गाड़ी के वो पहिए यहां बैठे हैं जो खुद घीस करके
इस गाड़ी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाए, क्योंकि इंजिन यहाँ बैठे हुए हैं, जो वो इंजिन अपने आप में इतनी बड़ी एनर्जी को, हीट को झेल करके वो एनर्जी पैदा करते हैं जिससे कि पूरा गाड़ी आगे बढ़ जाए। तो ऐसे पावरफुल, डेडिकेटेड, हार्ड वर्किंग एंड टोटली कमिटेड, इतनी सुंदर टीम के साथ नेतृत्व जब इसको, इस यूनिट को करने का समय आया, मुझे AK पांडा साहब ने अपने घर पे बुलाया, बोले केजे MD साहब की तरफ से फरमान कि आपको तैयार रहना पड़ेगा और इस इकाई को देखना होगा। कल आपको वो फोन करेंगे और आपसे वो पूछें तो आपको उनको बताना होगा कि आप कैसी तैयारी में हो। मैंने कहा साहब जो भी है मैंने आपसे सीखा है, मुझे नहीं पता। यह है कि साहब ने मुझे बहुत फ्रीडम दिया था, यहां तक कि प्लांट में स्टैंडिंग मीटिंग करते थे, साहब कहते थे केजे आप ही बात करो, मैं हूं। और जो भी डिसीजंस होते थे, डिस्कशंस होते थे, वो पूरा करके जब हम वापस जाते थे, हम साथ में गाड़ी में चलते थे, और फिर जब ऑफिस में जाते थे तो हम चाय पीते पीते और कुछ चर्चा करते थे। दूसरे दिन, इट वॉज समटाइम इन सितंबर और अक्टूबर 2018, MD साहब ने मुझे फोन किया कि ये बताओ कि पारादीप कैसे चला पाओगे। तो मैंने साहब को कहा कि यदि सर आपका आदेश होगा तो इस इकाई को चलाने के लिए मुझे तो कुछ नहीं करना होगा। जो चलाने वाले हैं वो सब प्लांट में बैठे हैं, मुझे तो केवल उनको साथ लेके चलना होगा। जैसे पांडा साहब चला रहे हैं, मैं उनसे सीखा हूं। प्लांट में जहां जहां वो जाते हैं मैं साथ में चला हूं, और मुझे पता है कि साहब कैसे चलवा रहे हैं। और जिस डेडिकेटेड और जिस कमिटेड टीम को साथ लेकर के, नॉलेजेबल टीम के साथ बात करके उनको साथ काम करवाने में उनको जो आनंद आ रहा है, शायद मुझे भी उतना ही आनंद आएगा। और हम इस इकाई को अच्छा चलाने की पूरी कोशिश करें। और सचमुच उस दिन उन्होंने ये कहा कि क्या तुम 19 लाख टन फर्टिलाइजर बनवा पाओगे। मैंने कहा कि साहब 19 लाख टन बनाना या 18 लाख टन बनाना वो तो आपके आशीर्वाद पर निर्भर है। महाप्रभु जगन्नाथ और दूसरे मेरे लिए आपके आशीर्वाद बने रहेंगे तो KL सिंह साहब मेरे ऊपर बैठे हुए हैं, मैं उनसे पूरा मार्गदर्शन लूंगा और मैं ये देखूंगा, क्योंकि KL सिंह साहब एक ऐसे व्यक्ति है जिन्होंने इस पारादीप इकाई के एक एक इक्विपमेंट को हाथों से टच करके, यहाँ के एक एक हमारे वर्कमैन भाई को, हमारे एक एक इंजीनियर को वो नाम से जानते हैं, वो उनके काम से उनको जानते हैं और मुझे बताते भी थे कि भाई देखना कीजिए, मुसीबत के समय में अगर जरूरत पड़ जाए तो यहाँ पर फला आदमी है, यहाँ PAP में ये है, वर्कशॉप में ये है, पावर प्लांट में ये है। वो एक एक नाम लेकर के मुझे बताते थे कि आपको सही आदमी को वहां पकड़ के ले आना और लगाना। जो चाबियां थी वो छोटी छोटी लेकिन मुझे बहुत अच्छी लगती थी और मैं उससे हमेशा कोशिश करता था मैं मेरे दिल में उतार लूं और उसको आगे मतलब जीवन में उपयोग करूं। शायद क्योंकि सिंह साहब का जितना अनुभव है उतना तो हम लोग कभी सोच नहीं सकते। और सचमुच जब मैं इस कुर्सी पे 1 मार्च 2019 को यूनिट हेड के पद पर बैठा तो मैंने ये पाया कि यहां हमारा हर कर्मचारी, हर ऑफिसर काम करने के लिए पीछे हटने वाला नहीं है। बहुत सारी यातनाएं बीच में आई, टेक ओवर किया,
कुछ समय के अंदर में ही, क्योंकि नवंबर 2018 में एक बहुत बड़ा निर्णय लिया गया था जिसको हम खाली 4 लोग जानते थे इस इकाई में, कि नए ट्रक्स बनवा दिए गए, पार्टी को पेमेंट एडवांस के रूप में किसी तरीके से दे दिया गया, और एक कॉन्ट्रैक्ट को जो कि कलिंगा सेल्फ हेल्प से हमने डाइवर्ट कर दिया, दूसरे कॉन्ट्रैक्टर को दे दिया, जिससे क्योंकि हम उसमें समझते थे कि जब तक ये हमारा ट्रांसपोर्टेशन सही नहीं चलेगा तब तक हम इस इकाई को आगे बढ़ाने में कामयाब नहीं हो पाए। हो गया, कॉन्ट्रैक्ट लागू हो गया नवंबर 2018 में, और उसके बाद आप तो जानते हैं कि जब भी कोई चेंज आता है, चाहे हमारा परमानेंट वर्कर हो या कॉन्ट्रैक्ट वर्कर हो, हमारे अपने ऑफिसर हो या अपने की ऑफिशियल्स हो, किसी के भी साथ जब चेंज आता है तो थोड़ा सा अनइजीनेस भी आती है। शुरू हुआ थोड़ा बहुत, और उसके बाद हमने देखा कि एफसीआई यूनियन ने ऐसी हालत कर दी मेरी कि प्लांट को 3 दिन तक लगातार पूरा कंप्लीट ही ना बैगिंग चले, ना ट्रांसपोर्टेशन हो, ना प्लांट में धीरे धीरे हाउसकीपिंग वालों ने भी शुरू कर लिया कि हम लोग भी काम नहीं करें। और वो महीना भी ऐसा था कि जब सबसे ज्यादा जरूरत मार्केट के अंदर में किसानों को फर्टिलाइजर की थी। आपको शायद ये नहीं पता होगा कि जो फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री से बोला जाता है कि पारादीप इकाई इतना प्रोडक्शन इस महीने में डीएपी का और एनपी का करेगा, उसको 14 स्टेट्स जो है हमारे आजू बाजू में, वहां किस स्टेट में कितना, किस मार्ग से, रोड से, रेल से, सी से कितना भेज सकते हैं हम लोग, तो उसका पूरा जो है लेखा जोखा फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री से हमारे हेड ऑफिस में आता है, हेड ऑफिस से हमारे पास आता है, और उसको हमें पूरा करना होता है। अगर वो हमारा दायित्व तो पूरा करने में अगर कोई कमी हो जाए तो हमारे एमडी साहब, उनको तकलीफ हो सकती है, उनको जवाब देना होता है, जेएमडी साहब को जवाब देना होता है मिनिस्ट्री में। और वैसे उसी समय जब ये सिचुएशन आई कि चारों तरफ से हल्ला हो रहा है और काम नहीं करेंगे, बहुत ही विकट परिस्थिति थी। एमडी साहब जॉर्डन गए हुए थे, आरपी सिंह साहब दुबई में थे, उनसे बात होना बड़े मुश्किल होगा। मैंने सोचा कि अब क्या करें, साहब से एक बार बात हो जाए तो उसके बाद और फिर देख लेते हैं, क्योंकि 3 दिन हो चुके हैं, कोई काम पे नहीं चल रहा है, कोई मुसीबत। पूरी कोशिश करके हम थक गए कि लोग बात से मान जाए, काम चले। और उसके बाद फिर हमने, आज मैं याद करता हूं हमारे स्टेट गवर्नमेंट के आला ऑफिसर्स को कि जिन्होंने इफ्को की भलाई के लिए इफ्को का साथ दिया, और उन्होंने वहां चीफ सेक्रेटरी लेवल से ये इंस्ट्रक्शंस दे दिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को कि जो भी हो इफ्को को जरूर साथ दिया जाए, क्योंकि सारे पेपर डॉक्यूमेंट्स के आधार पर ये तो दिख रहा है कि इफ्को में इसकी कोई गलती इफ्को की नहीं है। एक जो भी होना है वो आपको सुधार जो भी आपस में बैठ करके लोग से करवाइए, लेकिन इफ्को का प्लांट आप चलवाने में केजे पटेल की मदद कीजिए। रात को 12 बजे कलेक्टर साहब के घर गया मैं, भुवनेश्वर से सीधा चीफ सेक्रेटरी के साथ, और वो लोगों ने वहाँ एसपी साहब भी आ गए, हम लोग ने बैठ करके देखा कि क्या करना है और पूरा निर्णय लिया। काफी सारी बातें हुई और फिर अल्टीमेटली हम लोग मैक्सिमम 2 दिन का और समय लगा, लेकिन उसके बाद सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। प्रॉब्लम ही खाली उस दिन सॉल्व नहीं हुआ था, लेकिन मैंने ये देखा कि उस समय मुझे इतनी अपॉर्चुनिटी मिली और हमारे एफसीआई यूनियन के लीडर्स को भी अपॉर्चुनिटी मिली कि हम लोग आपस में ज्यादा बैठे, उनके साथ बातचीत का दौर बहुत चला, और जब बातचीत बहुत ज्यादा हुई, आपस में एक दूसरे को समझने की कोशिश हुई, तो ये हुआ कि हम लोग आपस में जानने लगे एक दूसरों को। और उस दिन और वो घड़ी, उसके बाद आज तक ऐसी कोई बात ये नहीं उठी है कि जिसके कारण से यहाँ पर कोई स्ट्राइक हो जाए या किसी प्रकार की एक नुकसान करने की हमारी प्रोडक्शन को, ऐसी कोई चेष्टा किसी भी यूनियन की तरफ से, खास करके एफसीआई हो या एसएमआ यूनियन हो, वहां से बहुत साथ दे रहे हैं लोग। ये बात जरूर है, कभी कोई ऐसा रोड पे आते वक्त एक्सीडेंट हो गया, किसी को तकलीफ हो गई, उनको अगर कुछ मदद चाहिए, वो परिवार परेशान होता है, तो उस समय में उनकी तरफ से
कुछ किया जाता है तो तब हम उनको नाराजगी के साथ बताते हैं और फिर वो लोग मान जाते हैं और फिर अल्टीमेटली हम रिजॉल्व करते हैं। लेकिन जो पूरे 5.5 साल 7 महीना बताया साहब, तो ये जो पीरियड रहा है उसमें बहुत कुछ मैंने आप लोगों से पाया, ना ही मैंने, ये मेरे पूरे परिवार। एक एक डिपार्टमेंट का नाम लेकर के अभी मैं कहने जाऊंगा, मैं लिख के लाया था कुछ पॉइंट्स, जैसे हमारा पीएनए डिपार्टमेंट इतनी इंपॉर्टेंट है हमारी। शायद हम सब ये बात नहीं जानते कि जब किसी प्रकार की असुविधा होती है, चाहे वो किसी स्ट्राइक के रूप में हो, चाहे वो जेसीसी की हो, चाहे एफसीआई यूनियन की हो, या कोई साइक्लोन की कंडीशन हो, या कोई हमारे सेलिब्रेशंस की बात हो, दिन रात एक करके हमारे पीएनए के लोग जो है उसको पूरा करते हैं। जब कोविड आया था, आज मुझे याद है, अभी कोहान जी ने उस बात का जिक्र किया, कोविड के समय हम लोग बहुत परेशान थे। प्लांट कैसे चलेगा कुछ समझ में नहीं आया। सब जगह ये था कि बंद कर दो भाई, अब तो कोई एक दूसरे को देखना भी नहीं है, नहीं तो सबको कोविड लग जाएगा, आंख से चला जाता है, पता नहीं क्या होता है। थाली बजाओ, चम्मच लेकर के वो थाली को बजाओ और ऊपर टेरेस पे जाकर के बस वही काम करना जिससे कि आवाज से शायद कोविड भाग जाएगा। कुछ ऐसे ही रूमर्स चल रहे थे। मीनिंग थाली बजाने का कुछ और था हमारे परमादरणीय प्राइम मिनिस्टर साहब, लेकिन हम लोग वो सोच रहे थे, हम तो बस प्लांट बंद करके बैठे हुए थे, उस समय शटडाउन चल रहा था। एमडी साहब का फोन आया कि ये क्या चल रहा है, मैं कहा कुछ नहीं, सब बढ़िया बंद कर दिया है, सब लोगों को छुट्टी दे दी है और हम भी घर में बैठे हैं। अरे भाई घर में बैठने से कैसे होगा? मैंने कहा सर अब तो कोविड है, यहाँ तो बहुत बड़े सर्कुलर हर दिन आ जाते हैं, एडवाइजरी लेटर्स और रेगुलेशंस जो क्या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के, स्टेट गवर्नमेंट के, सेंट्रल गवर्नमेंट के, और अब हमें तो किसी को अंदर बुला करके एक दूसरे को देखना भी मुश्किल हो। साहब ने कहा ऐसे करने से नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि देश के किसानों को फर्टिलाइजर की जरूरत हो। जब कोविड हो गया है तो बाहर से खाद नहीं आएगा, हमें बनाना पड़ेगा। यदि आप लोग बंद करके बैठे रहोगे तो हमारे किसानों को जो हमारे कमिटमेंट्स होते हैं वो हम कैसे पूरे कर पाएंगे? तो सारी सावधानियां बरतो, जो भी कोविड के लिए जरूरी प्रोटेक्शन है वो सारे प्रोटेक्शंस को हाथ में, लेकिन प्लांट के शटडाउन के काम पूरे करो। मुझे याद है उस वक्त हमारे जो बाकी श्रमिक बंधुगण है वो नहीं आए, लेकिन हमारे कोहान जी, तुषार सामंत राय जी, जो भी हमारी एम्प्लॉयज यूनियन है, इनके लोग मेरे पास बोले आप परेशान हैं? मैं हाँ बहुत परेशान हूँ। बोले आप हमें बताइए। मैंने कहा बस एक ही चीज है कि इतने सारे लोग, चारों तरफ कोविड हो रहा है, किसी को दुख दर्द आ जाएगा, हम उनको कैसे संभाल पाएंगे? कहीं हॉस्पिटल्स में जगह नहीं है, न्यूज़पेपर्स हर दिन जो भी बता रहे थे, और कुछ दिन 2 या 3 दिन उसके बाद तो न्यूज़पेपर आना ही बंद हो गया। हमने मंगवाना बंद कर दिया कि न्यूज़पेपर वाले को भी अंदर नहीं होंगे। टीवी में देखते थे तो हृदय द्रवित हो जाता था। कोहान जी ने और उनकी टीम ने मुझे पूरा आश्वस्त किया कि शटडाउन का जो काम है वो सब सारा काम श्रमिक लोग नहीं करेंगे तो हम करेंगे। एसोसिएशन के लोग आए, बोले साहब हम ऑफिसर्स है ना, हम ऑफिसर्स मिल करके इस काम को करेंगे, चाहे वो रिएक्टर की पाइपलाइंस का क्लीनिंग का काम चल रहा था, उसमें सारा काम हमारे साथियों ने किया। उनके हाथ में छाले पड़ गए, कोई आदत नहीं है, लेकिन वो मेरे ऑफिसर्स और वो मेरे वर्कमैन जो हमारे एम्प्लॉइज, उन्होंने उस समय वो करके दिखाया। बॉयलर चलाना था, सबसे पहला काम था बॉयलर स्टार्ट करना। बॉयलर स्टार्ट करने के लिए बाहर से कोई नहीं आया। हमारी एयर हैंडलिंग सिस्टम चलती है, बॉयलर चलाने के लिए क्या नहीं करना पड़ता है, लेकिन वो काम क्रश रिफ्रैक्टरी को नीचे से ऊपर तक चढ़ाना, अंदर में बॉयलर में डालना, उसको लेवल करना। आज मुझे याद है कि विनय कुमार, एनपी सिंह ये लोग लग गए, और वर्कशॉप से हमारे वर्कर्स, वर्कशॉप के हमारे साथी वो पहुंच गए मनोज कुमार जी लेकर के कि मैं जाता हूं, हम लोग अपने हाथ से लग जाएंगे, कर देंगे। और उन्होंने उसको चार्ज किया, रिफ्रैक्टरी वगैरह लेवलिंग होगी,
फ्लूइडाइजेशन चेक हुआ और बॉयलर स्टार्ट हो, तो वैसे हमारा प्लांट के स्टार्ट होने की शुरुआत हुई थी। तो कैसे किसी यूनिट हेड को उस बात पे गर्व नहीं हो? तो जो भी हुआ है, जो भी रिकॉर्ड्स कायम हुए हैं, जो भी अच्छाइयां इस प्लांट में देखी गई है, वो मेरा उसमें कोई ये नहीं है कंट्रीब्यूशन। ये कंट्रीब्यूशन आप सबका जरूर है, और आप लोगों की मेहनत और लगन, लगे रहना है, सुधारते रहना है, अच्छा करते रहना है, इसके कारण आज हो पाया। कोविड के टाइम में सरकार में जाकर के जब मदद करने की बात आई, तो प्रसन्ना ब्योरा जी मेरे पास आए, बोले साहब आप चिंता मत करिए, मैं लेके जाता हूँ सामान। अरे भाई कहाँ से लोगे? बोले कटक से ले लूंगा। मुझे कितने पैसे का लेना है वो बता दीजिए। अरे भाई बोला आपकी खतरा हो जाएगा, आप कैसे जाओगे? बोले साहब आप मेरी चिंता मत करिए, मैं पूरा मास वास लगा के जाऊंगा। 10 लाख रुपए का सामान पहली बार, सबसे पहला जब हमने जाकर के दे दिया, तो वहां से जब गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा का जो स्पोक्स पर्सन थे, का नाम मैं भूल रहा हूँ, सुब्रतो बागची साहब ने वहां से अनाउंस किया कि इफ्को को देखिए, एक ऐसी संस्था है कि आज सरकार के साथ खड़ी है। वैसे मैं चाहता हूं कि यहां स्टेट की सारी इंडस्ट्रीज इफ्को को फॉलो करें और इस प्रकार में कोविड में हमें सपोर्ट। किसी भी समय हमें जब गवर्नमेंट से मिलना होता है, उसकी बात करनी होती है, हमारे मीडिया लोगों को देखना होता है, पीआरओ का भी बहुत बड़ा रोल होता है, पीएनडी डिपार्टमेंट का बहुत बड़ा रोल होता है। रिवर जेटी जब लगाई तब भी हम लोग फंस गए। सुबह शाम न्यूज़पेपर्स में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, सब जगह वो डिजिटल रोलिंग मैसेज आता रहता है कि इफ्को ने नदी के अंदर में जिप्सम डाल करके पूरा एसिड कर देंगे। बना बनाए ऐसे फालतू समाचार थे, लेकिन उसको भी पार करके पांडियन साहब की यहाँ पर विजिट हुई और उन्होंने खुद देखा, चीफ सेक्रेटरी साहब ने देखा, कलेक्टर्स और एसपीज आए, आरडीसी साहब आए, पोर्ट के चेयरमैन आए, एडीएम साहब आए, हमारे सब लोगों ने देखा और ये पाया और मीडिया के सामने करेक्ट स्टेटमेंट दिया गया कि और साहब है उसी समय बोला गया गवर्नमेंट की तरफ से कि 48 घंटे में इसका क्लियरेंस हम दे रहे हैं, आप पटेल जी कुछ चिंता मत करिए, आप अपना काम करते रहिए। तो हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से लेकर के स्टेट गवर्नमेंट से हर कॉर्नर से हमें बहुत सपोर्ट मिला। ये यहाँ का, ये मैं देखा हूँ, मैंने गुजरात में भी काम किया है। इतना आसान नहीं होता है स्टेट गवर्नमेंट के अथॉरिटीज को, ब्यूरोक्रेट्स को, पॉलिटिशियंस को एक्सेस करो, उनसे बात करो और फिर किसी काम को भी करवाओ, बहुत डिफिकल्ट होता है। लेकिन एक ये मात्र हमने देखा है, मैंने उड़ीसा एक ऐसा स्टेट है कि जहाँ पर आप चीफ सेक्रेटरी साहब से लेकर के किसी भी प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब से किसी से भी मुलाकात करनी हो, चाहे वो डायरेक्टरेट ऑफ एक्टिव बॉयलर हो, हमारा लेबर डिपार्टमेंट हो, चाहे हमारा पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हो, कहीं भी हम जाते हैं वो लोग बहुत सम्मान के साथ में हम लोगों को सपोर्ट करते हैं। वो सपोर्ट इसलिए नहीं करते हैं कि केजे पटेल, सपोर्ट इसलिए करते हैं कि इफ्को एक ऐसी संस्था है जिन्होंने सर पे पीड़ा उठाया है कि हमारे स्टेट के, और न ही केवल स्टेट के बल्कि पूरे देश के किसानों को 30% से ज्यादा फर्टिलाइजर प्रोवाइड करने का हम लोगों ने वो बीड़ा उठाया, तो तभी फूड सिक्योरिटी बनी रहेगी, नहीं तो खाने को हम लोग को मुश्किल हो जाएगा। तो ये जो सारे कार्य हम इफ्को संस्था के द्वारा कर रहे हैं, वो उसके पीछे हमारे परम आदरणीय प्रबंध निदेशक महोदय अवस्थी साहब की बहुत ऊंची सोच है। जिस प्लांट को जैसे साहब ने बताया कि एक स्क्रैप यार्ड में था और आज प्रोडक्टिव बना दिया, तब मैं कह रहा था, किसी ने मुझे पूछा ये स्क्रैप यार्ड था, इतना प्रोडक्टिव हो गया, 100% प्लस प्रोडक्शन होने लगा, तो ये सब हुआ कैसे? ये स्क्रैप यार्ड में ऐसे क्या चीज था? मैंने कहा कि वो स्क्रैप यार्ड जरूर था, लेकिन हम लोगों ने स्क्रैप निकाल दिया, खोदा तो सारे ही डायमंड निकाल, डायमंड है, हमने स्क्रैप यार्ड के साथ स्क्रैप हटा दिया, सारे डायमंड्स मेरे पास है, वो डायमंड्स को काम पे लगा दिया और प्लांट आज 100% प्रोडक्शन कर रहे हैं। हमारी मेंटेनेंस की टीम बड़े बड़े चैलेंजेस को लेकर के आगे बढ़ी है, चाहे वो सल्फ्यूरिक एसिड प्लांट का मेंटेनेंस हो, डीएपी हो, पीएपी हो, बैगिंग हो, मटेरियल हैंडलिंग हो, पोर्ट हो, पावर प्लांट हो, ऑफ साइट्स एंड यूटिलिटीज हो,
हमारी टेक्निकल की टीम, लेबोरेटरी है, जनरल इंजीनियरिंग है, प्रोसेस सेक्शन है। मैं आज याद करना चाहूंगा हमारे वेंकटेश्वर लू, विनय दातीर जी, ज्योति, राजू, अभिषेक। सुबह सुबह इनसे ही ज्यादातर मुझे रिपोर्ट डिटेल में मिलती थी, मुझे बड़ा अच्छा लगता। रोज सुबह उनका कॉल आता है, हो सकता है कि परसों से एक कॉल बंद हो जाए, आई विल मिस यू। लेकिन मैंने ये देखा कि चाहे संडे हो, मंडे हो, कोई भी दिन हो, कोई फेस्टिवल हो, 15 अगस्त हो, 26 जनवरी हो, कुछ भी किसी भी दिन, इन्होंने होली हो, हम होली खेल रहे हैं, लेकिन ये प्लांट में बैठ करके अपने कैलकुलेशन कर रहे हैं, काम कर रहे हैं और वो हमें रिपोर्ट दे रहे हैं, जिससे कि हम समय से एमडी साहब को हेड ऑफिस में उस रिपोर्ट को भेज। हमारे यहाँ मैं हमारे एम्प्लॉयज यूनियन की बात करूं, जब जब जरूरत पड़े, मेरे पास में एक हथियार था और वो हथियार यूनियन के नाम से हमारे पास में जो भी प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी रहे, हमारे एसोसिएशन के नाम से जो प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी रहे, जब भी रहे पिछले जो मेरे यहाँ के कार्यकाल के दौरान, उन्होंने मेरे साथी बनकर, दे वर एज गुड एज माई की ऑफिशियल्स। सामने से कोविड टाइम में परेशान है, मोहन जी खुद जा रहे हैं ऑक्सीजन का वो जो क्या कॉन्सेंट्रेटर कुछ लेकर के, बोले किसी के घर भाई साहब मैं लेके आ जाता हूँ, किसी को मेडिसिन चाहिए, कैसे पहुंचाएंगे, उसके घर में कौन जाएगा, बाहर रखा देना है। बोले नहीं नहीं मैं जाता हूँ, मैं अंदर घर में देके आता हूँ। किसी को घर में रहता है तो उसके घर जाकर के वहां साथ दे रहे। एम्बुलेंस नहीं मिल रही है तो बाहर से कहीं से इधर उधर से एम्बुलेंस की अरेंजमेंट हो रही है। वहां पर जो हमारा कॉर्नेट है, जहां हमने 2 हॉल में अलग अलग क्वारंटाइन जोन बनाए थे, आइसोलेशन वार्ड्स बनाए थे, तो वहां पर पूरे खाने पीने की जो सेवा देनी है वो सेवा दी है। मुझे बड़ा गर्व भी होता है आज आप सबको बताते हुए कि हमारे वो सिक्योरिटी के जवान जो वहां पर एमोनिया प्लांट के, एमोनिया जो टैंक्स के बगल में जो सिक्योरिटी बैरक के नाम का एक छोटा सा अपार्टमेंट है, जहां पर करीब करीब 150 लोग रहते थे, बाकी 150 हमने सिक्योरिटी बैरक में ट्रांसफर कर चुके थे। तो दूसरे हमारे भाई हैं, उनके लिए हमने एक नया सिक्योरिटी बैरक बनवाया था और उसी समय हमें जरूरत पड़ी थी कि एक साइक्लोन आना था। हमने कहा भाई थोड़ा रुक जाएंगे क्या आप लोग। नवंबर में साइक्लोन आया था, तो साइक्लोन आया तो हमने कहा कि अगर आप रुक जाए तो हम गांव के लोगों को वहीं लोग आश्रय दे देते हैं और सबको अच्छा होगा। भारत ये मुसाड़िया, विजय चंद्रपुर, हर जगह से लोग आएंगे, हमको उनको भी साथ देना चाहिए। आफ्टर ऑल हम सब लोग इंसान। और तुरंत उस समय उपाध्याय साहब थे सिक्योरिटी के हेड, ऐसा कोई चिंता ही नहीं करते। हमारे जो भी सिक्योरिटी के जवान हैं, कितनी भी हवा चलेगी वो वहां रहेंगे, वो सेफ रहेंगे, क्योंकि वो लोग सब मजबूत है, ताकत वाले हैं। आप यहाँ पर लेडीज को, बच्चों को डायरेक्ट दे दीजिए। कोविड आया तो कोविड में भी सिक्योरिटी बैरक का उपयोग किया गया। पीएनए की टीम की तरफ से रातों रात इतने सारे चारपाई, गद्दे, वाटर जग्स और सारा सामान मेडिकल टीम की तरफ से, देखिए आप कितना। पुष्पा मैडम ने हॉस्पिटल में खुद एडमिटेड थी, लेकिन उन्होंने वहां से रह के, और लोचन साहब और बाकी जो भी हमारे डॉक्टर थे, सब लोगों ने मिल करके, हमारे जो पैरा मेडिकल स्टाफ है, उन्होंने पूरी मदद करके इंश्योर किया कि हमारे हर साथी को यथासंभव हम मदद कर सकें। ट्रांसपोर्टेशन की भी बहुत सारी समस्याएं थी हमारे बीच। ये प्लांट का यदि एक गेम चेंजर यदि कोई चीज साबित हुई है तो वो ये था कि हमारे पास जितना बैगिंग कैपेसिटी है या हम कर पाते हैं, उसे हटकर एक्स्ट्रा बैगिंग करना था और उसको एक्सटर्नल बाहर में वेयर हाउस बनवा करके वहां पर बैगिंग स्टार्ट हो गया। रोड डिस्पैचेज, रेल डिस्पैचेज स्टार्ट हो गए। तो अब जो 6000 बैगिंग हो रही थी, 1500 टन बाहर बैगिंग होने लगी। और आज महीने में, इस महीने हमने आई थिंक 16 रेल करीब डिस्पैच किए हैं एक्सटर्नल वेयर हाउसेज से बैगिंग करके।
तो अब हमारी कैपेसिटी ऑफ डिस्पैचेस जो है वो 6000 से बढ़कर के 7500 तक पहुंच गई है। तो इसके चलते हुए जो 19 लाख टन बना करके हम लोग संतृप्त होने की कोशिश में थे, जब पहली बार एमडी साहब ने पूछा था, उस प्रोडक्शन को हमें बढ़ाने के लिए परमिशन लेनी पड़ी पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की। तो कंट्रोल बोर्ड को भी हमारे ईपीसी डिपार्टमेंट बहुत अच्छे से कोऑर्डिनेशन रखता है। मोहंती जी है, देवाशीष मोहंती जी है, आपके स्वाई जी है, गिरिराज चतुर्वेदी जी है। तो पूरा अच्छे से तालमेल लेकर के जस्टिफाइड कैलकुलेशंस के साथ उनको रिप्रेजेंट करके जब हमारी इकाई के प्रोडक्शन को बढ़ाने की बात हुई कि उसको हम लोग बढ़ा लेते हैं, और उसके लिए वो कंसेंट चाहिए, एनवायरनमेंट कमेटी का एक रिपोर्ट चाहिए, और वो एनवायरनमेंट क्लियरेंस चाहिए, और वो बड़ा झमेला वाला काम है। अगर विदाउट ईसी अगर कुछ परमिशन मिल सकती है तो वो परमिशन कैसे मिलेगी, उसके बारे में जानकारी लेकर के ये आए कि ठीक है ये हो जाएगा। तो तब 21 लाख टन का सोचा गया था कि 19,20,000 टन की कैपेसिटी के प्लांट में हम लोग 21 लाख के लिए एप्लीकेशन कर। एमडी साहब ने कहा वह ठीक है 21 लाख कर लो। तब मेरे मन में पता नहीं क्या आया, मैंने कहा सर 21 लाख 23 लाख कर देते हैं। तो बड़ा साहब ने बोला 23 लाख क्यों कर रहे हो भाई, 23 लाख कभी बना नहीं पाओगे, फिगर दिखेगी। कल कोई भी क्लेम करेगा कि इफको पारादीप इकाई की कैपेसिटी अब परमिशन 23 लाख की है, सरकार कहेगी अब 23 लाख बना करके दो, भाई हमको तो चाहिए, इंपोर्ट बंद करना है, कहां से लाके बना। तो मैंने साहब को रिक्वेस्ट की कि साहब बना लेने दीजिए, ये रिपोर्ट एक बार बनेगी, एक बार हम सारे कैलकुलेशंस के साथ प्रेजेंटेशंस करेंगे और उसकी अप्रूवल लेंगे। 23,04,000 टन की उस समय अप्रूवल ली, और आज आप लोग यदि कोई रुकावट ना आए तो 21 लाख, 22 लाख, 23 लाख या 25 लाख भी आज बना सकते हैं। मेरे पास कहने को बहुत कुछ है, लेकिन अगर एक एक आपकी ये जो अचीवमेंट्स है उसको अगर आपके सामने मैं रखने जाऊंगा तो मुझे लग रहा है कि रात हो जाएगी। एक बहुत बड़ी कहानी है पारादीप का, और इसके 12 साल, उड़ीसा में शायद 12 साल को एक युग कहते हैं, तो एक युग के बराबर मेरा भी यहां पर कार्यकाल रहा है। पहले मैं इसको 2 साल साथ में जोड़ता था, क्योंकि मैं 2 साल ओमान में था, तो मैं कहता था कि मेरा ये 14 वर्ष का वनवास समाप्त हो रहा है। लेकिन ये वनवास नहीं था। मेरे घर से 2000 किलोमीटर दूर मेरा एक परिवार मेरा इंतजार कर रहा है। यहाँ उपस्थित शायद ना भी उपस्थित हो, लेकिन मेरे परिवार से जुड़े हुए हमारे कुछ साथी हैं। हमारा कुक है मणिराम, वो मेरे बच्चे से भी अधिक है। उसने न दिन देखा है, न रात देखी है, न संडे देखा है, न फेस्टिवल देखा है। वो बेचारा अपने परिवार को छोड़ करके कोविड में किसी इधर उधर मेहनत करके घर वापस आया, क्योंकि मेरे साहब और मैडम वहां परेशान हो। कितनी बड़ी सोच है यहाँ के लोगों। हमारा सफाई कर्मी जो है विक्रम, हर काम में वो पावरफुल है। मेरे जितने भी ड्राइवर्स हैं उसमें रामू भाई को तो मैं खास सलाम करना चाहता हूँ कि उन्होंने मेरी हर जर्नी, मेरी हो या मेरे परिवार की हो, बड़े ही सेफली, टाइमली, चाहे कितनी भी वर्षा हो रही हो, चाहे कोविड का टाइम था, चाहे किसी भी प्रकार की जरूरत थी, तो हमेशा मेरे साथ खड़े थे। बाबूजी, मेरे 2 PSO है, स्वाइन जो अब सरपंच, ये दोनों ने मेरे लिए अपने आप को, मैं कहूंगा कि मेरे खाली एक सिक्योरिटी ऑफिसर के रूप में नहीं, लेकिन
हमारे साथी के रूप में जहां गए, चाहे हमारे साथ हमारे, आज मैं बता रहा हूं आप लोगों को कि मेरे घर में परिवार में मेरी बिटिया के भी जो 2 बच्चे हैं और मेरे बेटे के यहाँ भी एक छोटा सा बेटा है, ये तीनों बच्चे सबसे ज्यादा मनी, स्वाई और ये सतपति को जानते हैं। तो उनको अगर वीडियो कॉल में देख लेते हैं तो उनके चेहरे पे मुस्कान आ जाती है। इतना बड़ा प्यार। और यहाँ के सभी हमारे माली लोग, हमारे सिक्योरिटी गार्ड्स जो कि गेट पे बैठे, हर कोई, मैं भूल जाऊंगा अगर मैं नाम लेने जाऊंगा, कह रहा हूँ, लेकिन सब ने समय समय पर हमारे पूरे परिवार की बहुत सहायता की है। फिर मैं इस जगह को कैसे वनवास कर सकता हूँ? हमारे ऑफिस में 2-3 लड़के हैं जो मेरी सेवा करते हैं। रंजन हमेशा चेक करता है कि मैंने कितना पानी आज पिया है। आप समझ सकते हैं, वो देखता है और फिर कहेगा कि साहब इतना काम में लगे हो, आज आपने 1 गिलास भी पानी नहीं पिया है। आप पहले पानी पीजिए, उसके बाद आगे का सिग्नेचर्स करिए और फाइल देखिए। आज मेरा एक लड़का है वहां पर, एक उत्पल करके, जिसको बेचारे को कैंसर का समस्या है, वो आके मेरे पास रोने लगा। मैं समझा कि उसको तकलीफ है। मैंने एमडी साहब से मुलाकात कराई थी उसके, कि मैंने कहा ये हमारा एक बेटा बहुत परेशान है सर, बेचारे को कैंसर हो गया है, वो खा नहीं पी पा रहा, कोलकाता में उसको ट्रीटमेंट ठीक से शायद नहीं हो पा रही, बहुत लंबा छुट्टी पर रहते हुए भी उसको ठीक नहीं। साहब ने कहा कि उसको दिल्ली भेजो। मैं कहा सर अब उसको अकेले को कैसे भेजूंगा, मैं जाऊंगा तो उसको ले आऊंगा। जब मुझे आना ही है दिल्ली, उस समय मैं उसको ले आऊंगा, उस समय हम लोग उसको देखेंगे। तो वो लड़का आज मेरे पास आकर के पाँव छुए, उसके बाद थोड़ा सा आंख में नमी होने लगा, उस समय फिर मेरे सामने देखने लगा। तो मैं समझा कि शायद वो ये चाहता होगा कि इसको अब जल्दी से मैं ले जा करके कुछ मदद कर दूं, लेकिन मेरी बात गलत थी, मेरी सोच गलत थी। उसने अपनी जेब से कुछ निकाला, बोले सर आप मना तो नहीं करेंगे? मैं क्या हुआ? बोले मुझे पता चला कि सब जगह से जो भी आपको गिफ्ट्स दिए गए आपने सिग्नेचर करके लौटा दिए। उसने कहा कि मैं चाहता हूं कि साहब ये गिफ्ट आप दे लीजिए। मेरा बेटा दे दो। मैंने उसी को बोला कि खोल के दिखाओ क्या है। एक कंघी थी उसमें। मुझे बोला कि साहब आप जहां जाते हैं ये कंघी जरूर ले जाना, आप मुझे याद करेंगे और आपके बाल भी इधर उधर जल्दी हो जाते हैं, तो आप उस बाल को बना लेना और मुझे समय में उस कंघी को हाथ में लेने का याद कर लेना। देखिए छोटा सा लड़का, वो छोटा नहीं है। तो ऐसे हमारे साथी और सज्जन, मेरे प्रिय सभी लोगों ने मुझे इतनी मदद की है। मेरे पास समय नहीं, त्रिपाठी जी हमारे इतना भी डांट लो, लेकिन वो हमेशा खुश है। मेरे प्रोडक्शन रिव्यू मीटिंग ग्रुप के मेंबर्स, कई बार ऐसा हुआ होगा कि मैंने गुस्से में कह भी दिया, जैसे राव साहब ने बताया कि एक बार करेक्शन का मौका देता और उसके बाद फिर करेक्शन के और मौके नहीं होते, फिर मैं नाराजगी दिखाता हूँ। कई बार नाराजगी में मैंने हमारे साथियों को बहुत कुछ कहा भी होगा, लेकिन उनको मैंने इसीलिए कहा कि जो प्रोडक्शन रिव्यू मीटिंग ग्रुप में मेरे साथ बैठते हैं वही तो इस प्लांट की धरोहर है। उनको इस प्लांट को अपने कंधों पे लेना होगा। उन्होंने जो कंधों पे लिया है तो उस कंधों को उनको मजबूत रखना भी होगा। तो वो लोग, मेरे प्रोडक्शन रिव्यू मीटिंग ग्रुप के मेंबर्स, सभी लोगों ने मुझे हमेशा स्वीकार किया, कभी मेरी बात का बुरा नहीं माना। आज तक ऐसे कई ऑफिसर्स और ऐसे कई इंसिडेंट्स हैं जिसमें मैंने हमारे साथियों को कुछ न कुछ कह दिया होगा, गुस्से में भी कह दिया होगा, लेकिन बदले में, रिटर्न में मैंने किसी भी हमारे साथी को ऐसे नहीं देखा कि जो मेरे साथ अब बात नहीं कर रहा है क्योंकि मैंने उसको गुस्सा किया। रादर वो मेरे पास अगर नहीं आता था या एक बार आता था तो वो बार बार आने लगा।
ये प्यार है, ये एक्सेप्टेंस है यहाँ के लिए। और तब जाकर के आज बताया जा रहा है कि मैंने अच्छा काम किया, मैंने कुछ नहीं किया, वो सब आपने। हमारे साथ जुड़े हुए जितने भी, जैसे कि कोऑपरेटिव, जब भी साइक्लोन आए कोऑपरेटिव के लोग हमारे देखिए कोऑपरेटिव खुला, कोऑपरेटिव में सामान ला के जमा कर देते हैं। स्कूल बिल्डिंग के जो हमारे डीवी स्कूल के लोग हैं अपने स्कूल को बंद करके हमें हैंडओवर करते हैं और हमारी एक टीम बनाते हैं, टीम पूरा काम अच्छे से। साइक्लोन के समय हम लोग डरते थे कि साइक्लोन आएगा तो हमारे क्या नहीं हो जाएगा, यहाँ पर कैसे हम उसको झेल पाएंगे। हम लोगों ने एक बहुत बड़ा फर्स्ट क्लास, उसमें शर्मा साहब, एस टी शर्मा साहब का भी बहुत बड़ा योगदान है। हम लोग बैठे सोचे कि क्या किया जाए, हमने कहा कि एसओपीज बना देते, और इतनी सुंदर एसओपीज का संग्रह बनाया गया, हर सेक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को उसमें डिफाइन किया गया, और हमने एक निर्णय भी ले लिया कि जब साइक्लोन आएगा तो हम उस दिन प्रोडक्शन बंद कर देंगे। हम डीएपी प्लांट चलाएंगे ही नहीं, क्या जरूरत है चलाने की, अरे एक दिन नहीं चला तो क्या नुकसान हो जाएगा, दूसरे दिन चला लेंगे, अरे 2 दिन भी बंद हो जाए तो क्या फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो आपके पास इतनी ताकत है, इतनी ये है, कैपेसिटी है कि अगर पीएपी प्लांट, डीएपी प्लांट 2 दिन बंद कर दे, हाँ ऐसे भी प्लांट को संभाल के रखना जरूरी होता है कि वो अगर बंद हो जाए तो उसमें दिक्कत है, और वो ग्राउंड पे है तो वहां पर इतनी शीटिंग और वो सब चीजें नहीं है, जो भी है साइलो से अगर उड़ के आती है तो केयरफुली वहां पर मैनेज करना, लेकिन बाकी जगह पे रिस्क है लाइफ का, तो वहां पर हम लोगों ने उसको बंद करने का निर्णय लिया। और इतना सुंदर आज हमारे पास में एसओपी है, और हमारे साथ ही किसी भी समय किसी भी प्रकार की ऐसी साइक्लोन की सिचुएशन होती है तो उसको टैकल करने के लिए तैयार है। हमारी आईआरसी क्लब भी बहुत अच्छे से चल रही है, बहुत सुंदर पिकनिक का आयोजन किया जा रहा है, स्विमिंग पूल बनाया तो उसका भी पूरा अच्छे से उपयोग हो रहा है। मैंने तो कहा था इस हॉल के अंदर में हम लोग कुछ मूवीज चलाएं और मूवीज के लिए प्रोविजन कर लें, लेकिन वो 50 रुपए का टिकट रखा था। क्यों रखा था? क्योंकि हम चाहते थे कि मंदिर में जो पैसे कलेक्ट कर रहे हैं ना हमारे टेम्पल को चला, वो कम, महाप्रभु की सेवा करने के लिए हमें कुछ और पैसों की जरूरत है। इफको से जो भी मिल रहा था, इस बार भी साहब से बात करें तो साहब ने 4 लाख रुपए और था। हम चाहते थे कि केवल पंडित जो बेचारा सुबह से रात तक काम कर रहा है उसको हम 15,000 दे रहे थे, फिर 20,000 दे रहे हैं। आप सोचिए सुबह से शाम तक जो बंदा काम करे उसके लिए न बिजली ऑफ है, उसको हम लोग केवल 20,000 रुपया देते हैं, बेचारा कैसे जीवन चलता। तो हमने ये सोचा था कि यहाँ पर चलाए 50-50 रुपया कलेक्ट करेंगे, जो पैसे आएंगे वो आईआरसी क्लब जो है उसको ले करके कुछ अपने पास रखेगी, कुछ मंदिर में डोनेट करेंगे। यहाँ पर हम जो भी शादी ब्याह वगैरह करते हैं तो यहाँ पर जब भी वो फंक्शन आयोजित होता है उसमें जो भी पैसे कलेक्ट करते हैं वो पैसे भी हम वहां पर मंदिर के फंड में देते। मंदिर कमेटी भी बहुत अच्छा काम कर रही है। हमारी डीवी स्कूल जो है उसमें कुछ जरूरत है कि बहुत अच्छे से काम कर रही है, उसकी भी पेरेंट्स कमेटी है, हमारे यूनियन के साथी भी आए कि हर समय हम सब लोग सजाए। हमें इनपुट कहाँ से मिलते हैं? यूनियन और एसोसिएशन से मिलते हैं। और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरे पास यदि पर्सनल इंटरेस्ट के लिए और दूसरे इंटरेस्ट के लिए कोई आता है, चाहे वो यूनियन से हो या एसोसिएशन हो, तो वो एक बार सोच लेता है कि यहाँ जाकर के कुछ बात करेंगे तो बात में दाल गलने वाली नहीं, मैं एक्सेप्ट नहीं करता हूँ। लेकिन ये हमारे ऐसे साथी है वो कभी अपने लिए नहीं, कभी किसी वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए वो लोग कभी मेरे पास नहीं आए, लेकिन अगर आए तो किसी को मदद करने के लिए, एक ह्यूमन बीइंग के नाते, एक मानवता के आधार पे जहां मदद कर सकते हैं तो उस बात को लेकर के मेरे पास आए। कहीं किसी के साथ कुछ तकलीफ है, रुकावट है, कुछ हट के भी हमें कुछ करने की जरूरत है तो उस बात को लेकर के आते हैं। तो इसीलिए मैं आपका खास धन्यवाद करना चाहता हूँ और आशा भी करता हूँ कि आने वाले दिनों में हमारे महापात्र साहब जिनको कि हमने चुना है आज हम सबके लीडर के रूप, एमपी साहब ने इसको सिक्योरिटी दी है और ये सिक्योरिटी आज से कल की नहीं है। वो पहले की बात
और इसको जब स्वीकृति हुई तो उसके बाद से मैं देख रहा हूं कि मेरे पीछे ढाल बन करके माँ पात्र जी खड़े हैं। मैंने धीरे 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 प्लांट से अपने आप को दूर करने की कोशिश की। मैंने ये चाहा कि मेरे पास में इतने जो फ्रंट रो में बैठे हैं सब लोग हैं, जितने हमारे की ऑफिशियल्स जो जॉइंट जीएम्स, ये लोग अपना काम करने में निपुण है। मैंने एमडी साहब को कहा जब इस बार आना था उनको, तो बोले कि मैं 12 अगस्त को पहुंच रहा हूं। मैंने कहा सर 12 अगस्त को आप आएंगे कैसे हो, मैं जा रहा हूं जॉर्डन और मुझे 12 अगस्त को वापस आना। तो आप ऐसा करिए कि साहब 14 अगस्त को आइए, 15 अगस्त को हम मनाएंगे, फिर उसके बाद में 16-17 में आपको चीफ मिनिस्टर साहब को, सेक्रेटरी साहब को मिलना है, वहां हम आए। साहब बोला तुम कब आ रहे हो? मैंने कहा सर मैं 12 को आ रहा हूँ। बोले ठीक है मैं 13 को आ जाता हूँ। अब मुझे उनको कहने का हिम्मत नहीं हुई कि साहब अगर आप 13 को आ जाएंगे तो हमें तो कुछ टाइम ही नहीं मिलेगा, मैं 12 दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ, 1 अगस्त से 12 अगस्त, और उससे पहले भी 1 महीना करीब 20 दिन 15 दिन में अमेरिका में था। मैंने अपना पूरा जो भी भार था हमारी ये टीम जो बैठी है आगे, इनको दे दिया कि आप लोग संभालिए इस प्लांट को। महापात्र जी को कहा कि महापात्र जी आप थोड़ा सा देखते रहिए, हुजा जी और साहू साहब को लेकर के हम लोग 1 दिन के लिए मैं आया खाली 1 अगस्त को, और फिर रात को नेक्स्ट डे मॉर्निंग में निकल गया। इनके साथ में घूमा, लेकिन आप मानेंगे नहीं, 13 तारीख को जब एमडी साहब को लेकर, मैं 12 को रात पहुंचा, रात में रुक गया भुवनेश्वर में, 13 को उनको लेकर के जब यहाँ पहुंचा, मैं खुद नहीं समझ पा रहा था कि इतना सुंदर प्लांट को कलर करके, जबकि इतनी बारिश हो रही थी, इतनी मुसीबतें थी, बहुत ही कम समय बचा था, लेकिन आप लोगों ने इतना सुपर कि इतने मेरे 5 साल 7 महीने के एक्सपीरियंस में ये पहली बार ऐसा है जिसमें एमडी साहब कभी कहते भी थे तो मुझे कान में कहते थे, बात करते हुए कह देते थे कि केजे प्लांट बढ़िया लग रहा है, आजकल प्लांट अच्छा है। लेकिन इस बार पूरी मीटिंग में सबके सामने साहब ने कहा कि आप लोगों ने बहुत सुंदर तरीके से प्लांट को सजा के रखा। मैंने कहा भी कि साहब ये तो तब है जब मैं यहाँ था ही नहीं, और फिर भी इतना सुंदर इस प्लांट को सजाया है। तो तब साहब ने एक स्टेटमेंट दिया कि सजाने वाले यूनिट हेड्स नहीं होते, सजाने वाले सब जब यहाँ बैठे होते हैं, जिनको जिम्मेदारी लेनी होती है वो यदि जिम्मेदारी ले लेते हैं तो किसी लीडर को जाके बताने की जरूरत नहीं, ये प्लांट वैसे ही पड़ जाएगा। आप सब एक बहुत मजबूत टीम है। हमारे महापात्र साहब उतने ही दयालु है, इतना ही नॉलेजेबल है, इतना ही इनके पास एक्सपीरियंस है, बहुत ही बढ़िया इनके कोऑर्डिनेशन गवर्नमेंट ऑफिसेज के साथ में या इधर उधर जहां पर हमें जो जरूरत पड़ती है अप्रोच करने की, वो भी इनके पास बहुत ही सुंदर कला है। और सबसे ज्यादा यहाँ के रहने वाले यहाँ की भाषा जानते हैं, अपने सहकर्मी सहपाठी वो लोग उनके साथ जो थे वो सब आज बड़े बड़े पदों पर गवर्नमेंट में बैठे हुए हैं। इस सारी तरफ से और फिर यहाँ पर आप लोग जितने बैठे हैं, मैंने ये देखा है कि सब लोग उनको चाहते हैं, क्योंकि भगवान श्री राम में एक फेस होता है ना, आप देखे होंगे अरुण गोविल जी को जब रामायण आई थी तो रामायण में उनको जब देखते थे तो सब लोग देखते थे कि ये कितना परिपक्व, मतलब कि उनके चेहरे पे एक मैच्योरिटी होती है, वो मैच्योरिटी मैंने इनके चेहरे पे देखी थी माता। कोई भी कैलकुलेशन की बात हो, कोई भी प्रोजेक्ट की बात हो, कोई करेक्शन की बात हो, कोई नई स्कीम लगाने की बात हो, मुझे कभी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स, क्योंकि हमारे लिए चैलेंजेस, पानी पीने के लिए आजकल आप लोगों को पता होगा ना कि घर में पानी जब कैनाल बंद हो जाता है तो हम नहा नहीं पाते, शायद गीजर का पानी पूरा बदबू मारता। एक बात मुझे याद है, शायद भगवान नायक जी थे या पोहान जी थे, सावंतराय जी थे, मीटिंग में बॉटल में वो पानी भर के लेके आए और दिखा रहे थे कि देखिए साहब, उस समय में शायद गांधी साहब, ये पानी है ग्रीन कलर का, अब पोहान जी लेके आए साहब, ये कैसे पिएंगे और कैसे यहां पर लोग जिएंगे। दैट वाज द डे। मेरे दिल में भी वो बात उतर कि कैसे हम पिला सकते हैं। फिर बहुत सोच में पड़ गए हम क्या करें, सब लोगों से डिस्कस किया,
पॉन्ड को 2 भाग में बांटा जाए, एक तरफ खाली कर देंगे, उसको साफ करके फिर नया पानी भरेंगे, फिर दूसरे भाग को खाली करेंगे। कुछ पानी हमारे पास जमा भी रहना चाहिए, नहीं तो कभी कैनाल बंद हो जाए तो पानी ना बंद हो जाए। बहुत सारी घटना। तब महापात्र दिया है, बोले साहब ये सब करेंगे, इसमें ये बात होने वाली नहीं है। एक अल्ट्रा फिल्ट्रेशन प्लांट होता है जो थर्मेक्स कंपनी बनाती है। अगर हम ऐसे 1-2 कंपनी और ढूंढ के ये काम करा लेंगे, शायद ये काम बन जाए। और ये इनके दिमाग की सोच थी, और उस चीज को उस दिन इंक्वायरी इश्यू करी, फटाफट उसको ऑर्डर किया गया, आज वो बन गया है। अब आप लोगों को कभी भी, नेवर एवर, कभी भी वो ग्रीन कलर के प्लांट को पीने की नौबत या उसको नहाने की नौबत नहीं। वो प्लांट हमारे यूटिलिटी ऑफसाइड की दिमाग बढ़िया से चला। पावर प्लांट के अंदर में जो टर्बाइन लग गई, उससे क्या हो गया कि बहुत एनर्जी की खपत में बहुत ही फायदा हो गया। स्टीम शेयरिंग इतनी ज्यादा हो गई है, ये जो दोनों बॉयलर है ना, वो हम बंद रखते हैं। बॉयलर बंद रखने से क्या फायदा हो जाता है कि हमारे बॉयलर में जो काम करते हैं, साथ ही आजू बाजू में जो लोग काम करते हैं, कपड़े काले होते हैं, पूरा कोयला उड़ रहा है, उसकी ऐश उड़ रही है। ऐश को डिस्पोजल के लिए हमें ट्रकिंग लगानी पड़ती है, कितनी सारी समस्या है। दोनों बॉयलर बंद हो। और इस बार एमडी साहब आए, उन्होंने कह दिया कि यार ये बॉयलर बंद है, चलाने के लिए जरूरत पड़ेगी, हाँ सर पड़ेगी। एक बॉयलर को हम डीजल में कर देते हैं और दूसरा बॉयलर कोल में रहने देते हैं, कोयला रखते हैं साहब, जब जरूरत पड़े। एसएपी प्लांट बंद हो जाए तो क्या होगा? क्योंकि एसएपी 3 प्लांट आज आप देखे हैं ना कि पूरा समय से ओपी यादव जी और उनकी पूरी टीम ने इतना सुंदर तरीके से उसको कार्यरत कर दिया कि हमारी जो रिक्वायरमेंट एक्स्ट्रा जो स्टीम की थी और एक्स्ट्रा एसिड की थी वो पूरी हो गई। और एक समय हम 1.4 GCal पर टन ऑफ P2O5 आउटपुट, 1.4 GCal, इतनी एनर्जी की खपत करते थे बहुत। वो आज 0.106 या 0.116 पॉइंट में 1/10 करोड़ों रुपए के हमारे बिल्स बंद हो गए। और एमडी साहब ने तो कह दिया कि कोयले वाले बॉयलर को हटाई तो नहीं चाहिए। अभी हम चीफ सेक्रेटरी साहब के पास गए थे, देखिए एमडी साहब की सोच कितनी बड़ी है। मैं एग्जांपल देता हूं कि बड़े कैसे होते हैं, वो कैसे बड़े बनते हैं। उन्होंने चीफ सेक्रेटरी साहब को कहा, जबकि मेरी कोई बात नहीं हुई थी उनसे, हम तो ऐसे ही के, बट जैसे साहब अंदर घुसे, मैंने देखा कि मनोज आहूजा साहब स्वयं खड़े होकर के सामने, अरे अवस्थी साहब कैसे हैं, तो इतना प्यार से उनको रिसीव किया। ऐसा प्रसन्न अग्रवाल जी भी थे यहाँ पर, और हम लोग अंदर जाकर के सोफे में बैठ गए। वो अपनी कुर्सी उर्सी सब हट गया, एक तरफ आकर के बैठे। और वहां जब बात चालू हुई तो एमडी साहब ने पूछा उन्होंने कि क्या प्रॉब्लम है आपको, लेकिन आपकी मधुर यादों को मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं जब जा रहा हूं तो इतनी सुनहरी यादों को लेकर जा रहा हूं। आप जैसे सुंदर, मुझे पता नहीं कि कैसे कैसे यहाँ के साथी जिनको मैंने शायद कभी मिला नहीं हूं, मुझे ऐसे लग रहा है एक लोग बगल में आकर के चिपक जाते और उसके हाथ में आंसू देखता। अष्टप्रहरी गया तो वहां पर महिलाएं थी, मेरी मैडम बोली कि अरे बाप रे सब कितना इनकी आंखों में नमी आ जाती है। जो घर में कोई आने के लिए अभी मैं जाऊंगा, मैं देखूंगा कि काम कम से कम 20, 25, 40 लोग बैठे हुए बाहर, कोई 2 घंटा से कोई 3 घंटे। इतना प्यार है तब लोग, इसमें किसी की कोई हम फेवर न करते हैं न करेंगे, न हम करने देंगे, अंडी फेवर हम किसी करने नहीं देंगे। लेकिन वो प्यार का रिश्ता है, वो जो आते हैं उतना उनके दिल में हमारे लिए, परिवार के लिए, इफ्को के लिए शायद उनके दिल में इतनी इज्जत है। तो आज सब लोग हमें इतना प्यार दे रहे हैं, मेरे पास शब्द नहीं है और बातें अगर कहते जाऊंगा। यहाँ पर मैं आप लोगों को एक बात जरूर कहूंगा कि इंटर यूनिट कल्चरल फेस्टिवल आ रहा है, क्रिवॉली भी आगे अगले साल आने वाली है। जिस प्रकार से इतने सुंदर प्रदर्शन हमारे IOCF टीम ने रथ साहब की अगुवाई में किया, हमारी क्रिवॉली टीम ने, क्योंकि विनोद माथुर जी, पुहान जी, तमन्ना जी, इन्होंने मिलकर के जो हमारे टीम को लेकर के आंवला में उन्होंने इतना सुंदर, खास करके क्रिकेट का जो प्रदर्शन हुआ था, हम लोग क्रिकेट चैंपियन हुए थे। तो अगली जो ये कॉम्पिटिशन आने वाली है, क्योंकि मैं अब ओपनली बोल नहीं पाऊंगा कि पारादीप को मैं पूरे करूंगा, ऐसे तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि अब मेरे सारे अंग हो गए, 5 उंगलियां मेरे लिए एक हो जानी है। लेकिन हृदय तो अंदर से पारादीप को ही चाहेगा। पारादीप की इकाई को आने वाले IOCF के लिए और क्रिवॉली के लिए भी मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं।
जिप्सम स्टैक का निर्माण करने की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी मैं महापात्र साहब के सर पे, आपके स्वाइन साहब और गिरधर चतुर्वेदी जी, मोहंती जी, सारी जो हमारी की टीम है, प्लस बाकी सारे भी टीम मेंबर्स को लेके जा रहा हूँ। ये बहुत बड़ा काम है जिसको हमें जल्दी से जल्दी करना है। यदि ये काम हमारे अगले साल अगस्त और दिसंबर तक हम अगर इसको फेज 1 को अगर कार्यरत नहीं कर पाएंगे तो हो सकता है कि हमें बहुत बड़ी मुसीबत का शिकार इस प्लांट को चलाना चाहिए। तो क्योंकि आजकल हम लोग 100% से ज्यादा लोड पे लगातार फॉस्फोरिक एसिड प्लांट को चलाते जा रहे हैं, जिप्सम प्रोडक्शन होते जा रहा है, लेकिन जिप्सम उतना बिक्री नहीं होता। एक समय 200 रुपया पर टन बेच रहे थे, हमने उसको स्कीम लागू करके उसको 3 लाख से ज्यादा हो गया तो पूरा 100 रुपये में कर दिया, तब भी नहीं हुआ। तो इस बार एमडी साहब के पास बात हुई, एमडी साहब ने इसको अभी 40 रुपया टन करके सोचे कि खाली करो, यहाँ से जिसको चाहिए ऐसे ले जाए, क्योंकि जितना जिप्सम बाहर चला जाएगा उतना हम प्लांट चलाने के लिए जिप्सम रख पाएंगे। और फॉस्फोरिक एसिड नहीं बनेगा तो हम लोग यहाँ पर कुछ काम करेंगे। हमारे सारे इन्वेस्टमेंट सल्फ्यूरिक एसिड तीसरा लगा दिया और फॉस्फेट सारे प्लांट बंद हो जाए तो फिर क्या कर सकते। इसलिए मेरे आप सब साथियों को गुजारिश भी है कि जो भी चैलेंजेस सामने हैं, टॉप मैनेजमेंट महापात्र साहब की अगुवाई में जो भी रिक्वेस्ट करेगी उसको आप लोग ध्यान देंगे। सुरक्षा का स्टैंडर्ड जरूर अच्छा हो, हाउस कीपिंग का स्टैंडर्ड हमारे प्लांट में जरूर अच्छा हुआ है, आप सबकी मेहनत की बदौलत है, लेकिन मैं चाहता हूं कि इसको और अच्छा और सुधार लाए, स्वच्छता में और सुधार लाए। जो भी आप लोग कंट्रीब्यूट कर सकते हैं और मैं मानता हूं आप लोग अगर थाम लेते हो ना तो आप पीछे मुड़ के देखते नहीं। आप में वो कैपेबिलिटी है, आप में वो ताकत है, और उसी ताकत से आज पारादीप इकाई दिल्ली में भी, दिल्ली से बाहर जाता हूं मैं, अभी जॉर्डन गया था तो जॉर्डन में भी सब लोग उसको जानते हैं, बहुत नाम लेते हैं पारादीप का और कहते हैं कि पारादीप में क्या हो गया, कैसे आजकल इतना प्रोडक्शन हो रहा है। आप लोग के हर जगह हम सुनते हैं, न्यूज में, मीडिया में, फर्टिलाइजर एसोसिएशन की जो कॉन्फ्रेंस होती है तो उसमें हर जगह पर दिखाई दे रहा है, आपके रिकॉर्ड्स दिखते हैं, आपके ट्वीट्स देखते हैं एमडी साहब के, हर जगह पारादीप ही पारादीप है। तो ये सब इसलिए है, आप सब लोग मेरे अमूल्य और बहुत ही ताकतवान, जिम्मेदार, बड़े प्यारे, मन में, हृदय में बहुत ही दया और करुणा के साथ चलने वाले, प्यार लेके चलने वाले, प्यार बांटने वाले आप सब मेरे साथी, आप सब मेरे सहयोग में है। तो जगन्नाथ जी से मैं आप प्रार्थना करता हूँ हाथ जोड़ के, हे प्रभु, रथ यात्रा का जो मुझे अवसर मिला प्रथम सेवक बनने का, और जिस प्रकार से जो भी यथासंभव नीति रीति का पालन करते हुए जो सेवा प्रभु की करने का मुझे मौका मिला, चौहान जी, माझी भाई और बाकी यूनियन की टीम और जितने भी पिछले 6 साल से चले आ रहे इस त्योहार में सब लोग मिलजुल करके पूरा भक्तिमय वातावरण में प्रभु का जो कीर्तन भजन हम लोग कर रहे हैं, प्रभु हम सबको देख रहे हैं और उनके आशीर्वाद से हम सब अच्छे हैं। और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ, आलिंगन करने के समय में जरूर कहता हूँ, जब मैं भगवान को, मुझे पंडित जी कहते हैं कि आप प्रभु को आलिंगन कर सकते हैं, प्रथम से हो, मेरे पता नहीं कुछ होता है मेरे दिल में, पता नहीं उस समय में कुछ ऐसी फीलिंग आती है, अरे भगवान को ऐसे छू सकते हैं क्या? जिस प्रभु को दर्शन करने से हमें कुछ अनुभूति होती हो, उस प्रभु को हम ऐसे कैसे कर सकते हैं? लेकिन पंडित कहते हैं नहीं करो, आपको लगना होगा गले भगवान। और जब मैं गले लगता हूं तो उस समय में एक ही चीज करता हूं, हे प्रभु मेरे इसको पारादीप को इतना बढ़िया बना देना कि यहाँ रहने वाला हर कर्मचारी, हर जुड़ने वाला सुरक्षित रहे, किसी के साथ कोई अन्याय ना। तो ऐसे ही मेरी सारी शुभेच्छाओं के साथ, बड़ी शुभकामनाओं के साथ दिल्ली में भी आप सबका स्वागत होगा। आपका किसी भी प्रकार का प्रश्न जो भी होगा, जो कि महापात्र साहब मुझे देंगे, तो उसको मैं सबसे पहली प्रायोरिटी देकर के उसको एड्रेस करूंगा। सर के लिए रिक्वेस्ट करेंगे, कृपया जोरदार तालियों के साथ स्टैंडिंग ओवेशन पे करते हुए कृतज्ञता प्रदान करें। सर आपने अपने अमूल्य वक्तव्य से हमें प्रकाश दिया, बहुत ही मार्मिक स्पीच थी सर की, एक एक शब्द दिल को छुआ था, बहुत ही
आभार सर। पूरी इकाई जो है आपको रियली मिस करेगी सर, रियली।